अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम जो है वो बात कर लेते हैं कि आपका जो है खैर से नेक्स्ट वेंसडे को मिड टर्म है। वेंसडे को ही है ना? वेंसडे को मिड टर्म है आप लोगों का, ठीक है। आप सवाल ये है कि मिड टर्म में क्या आएगा और कैसे आएगा, ठीक है। तो मिड टर्म से पहले एक चीज़, मिड टर्म डिस्कस करने से पहले आप एक चीज़ सुन लें, ठीक है। मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ आपकी कोर्स आउटलाइन। एक मिनट। मैम जी फरमाइए। मैम मेरी लाइट चली गई है अचानक से। अब वो क्या कहते हैं, डेटा भी नहीं है, तो मैम अटेंडेंस लगा दी, मैं जा सकती हूँ? तो अभी लाइट चली गई और डेटा भी नहीं है, तो ये कैसे चल रहा है? थोड़ा सा होता है एंड में बस। अच्छा ठीक है, सही है। आप रिकॉर्डेड सेशन ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, हमने अभी तक ये दिस इज़ योर कोर्स आउटलाइन, ठीक है। और हमने अभी तक जो है वो सारे टॉपिक्स शुरू के पढ़ लिए। टॉपिक लेक्चर नंबर 1 से लेकर और 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, सारे सेंसर्स आप पढ़ चुके हो, ठीक है। डेटा एक्विजिशन पढ़ चुके हो, आरटीटी सेंसर पढ़ चुके हो, LM35 पढ़ चुके हो, थर्मोकपल पढ़ चुके हो, थर्मिस्टर पढ़ चुके हो, ठीक है। 8590 पढ़ चुके हैं आप, स्ट्रेन गेज पढ़ चुके हैं, सही है। और पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर पढ़ चुके हैं आप, सही है। उसके बाद है हॉल इफेक्ट सेंसर, जो कि मैं आज आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है LVDT, जिसका मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन अपलोड करूँगी, ठीक है। अच्छा, इसमें बस एक टॉपिक ऐसा है, अब मैं आपको एक असाइनमेंट भी दे रही हूँ, ठीक है। यू हैव क्विज ऑन, यू हैव मिड टर्म ऑन वेडनेसडे, ठीक है। तो आपको एक छोटा सा असाइनमेंट करना है और वही आपका असाइनमेंट है, और इस असाइनमेंट से आपकी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। एक सेंसर है, दैट इज़ वेलोसिटी एंड कंसंट्रेशन सेंसर, ठीक है। वेलोसिटी एंड कंसंट्रेशन सेंसर, ये देखो पॉइंट नंबर 16 पे लिखा हुआ है, सही है। आपको ये सेल्फ स्टडी करना है ये सेंसर, ठीक है, कि ये सेंसर किस तरीके से काम करता है, वेलोसिटी एंड कंसंट्रेशन सेंसर, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन जिस तरह से मैं डॉक्यूमेंट बनाती हूँ, सही है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है कि ये काम किस तरीके से करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, और इसके एप्लीकेशंस कहाँ होती हैं, कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ़ इट हैज़ एनी इक्वेशन, तो वो इक्वेशन किस तरीके से काम करती है, ठीक है। और ये टॉपिक आपको इस पे पूरे जो है वो एक्सप्लेन करके, और ये पूरा टॉपिक मुझे सबमिट करवाना है। एक ही टॉपिक है, दैट इज़ वेलोसिटी एंड कंसंट्रेशन सेंसर, ठीक है। आपके पास इसके लिए का टाइम है, आपके पास इसके लिए वेंसडे तक का टाइम है, आपके मिड टर्म वाले दिन तक का टाइम है, सही है। आप इसको पढ़ो, इसको समझो, और इस पे फिर एक नोट्स बना के, आप नोट जो है वो हैंड रिटन बना के उसके पे इमेज सबमिट करवाना चाहो, इट्स अप टू यू। आप वर्ड फॉर्म में बना के सबमिट करवाना चाहो, ये भी आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं इसको अपलोड भी कर दूंगी LMS पे, मतलब क्वेश्चन पेपर इसका बना के कि दिस इज योर असाइनमेंट, ठीक है। और आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये सेंसर वेलोसिटी एंड कंसंट्रेशन सेंसर आपका किस तरीके से काम कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब बचा हॉल इफेक्ट सेंसर। हॉल इफेक्ट सेंसर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और LVDT सेंसर का मैं आज ही इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी। कल मेरा नेट बहुत इशू कर रहा था परसों, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, लेकिन मेरी आज ही पूरी कोशिश होगी कि मैं ये LVDT का रिकॉर्डेड सेशन आज ही अपलोड कर दूं। तो इसको एक दफ़ा देख लेना कि ये LVDT सेंसर क्या होता है, ठीक है। तो सो फार आप लोगों के पास इस तरीके से सारे सेंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 16 तक जितने सेंसर हैं, ये सारे सेंसर्स आपके मिड टर्म का पार्ट होंगे, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी और कंसंट्रेशन सेंसर से मैं बहुत कोई मेजर क्वेश्चन नहीं दूंगी, ठीक है, इसलिए इसको ज़रूरी है कि आप इसको एक दफ़ा बस पढ़ लेना। ज़्यादा आप जब नोट्स बनाओगे, उसके मुझे सबमिट करवाने के लिए असाइनमेंट बनाओगे, तो यू हैव टू रीड दिस ना, ठीक है। आपको समझ आना चाहिए कि ये काम किस तरीके से करता है,
सही है? बाकी हॉल इफेक्ट सेंसर तो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, और फिर इस तरीके से आपके लेक्चर नंबर 16 तक मतलब आपके सारे सेंसर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। और ये सारे सेंसर्स आपके पास मिड टर्म का पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से ज़ाहिर मैं सारे सेंसर्स तो आपसे नहीं पूछ सकते, ऑब्वियसली मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। मिड टर्म आपका 2 तरीक़ों का हो सकता है, सही है। मिड टर्म में मैं पहले 10 मिनट के आपको 10 मिनट के ही प्रोबेबली 10 मिनट के या 15 मिनट के 15 मिनट के मैं आपको 15 एमसीक्यूज़ दूँगी मैं आपको बेसिकली, ठीक है। और 15 एमसीक्यूज़ के लिए मैं आपको 25 मिनट्स दूँगी, ठीक है। जिसमें आपको 15 एमसीक्यूज़ करने होंगे, सही है। उस एमसीक्यूज़ के बाद आपके पास थ्योरेटिकल पेपर होगा। एमसीक्यूज़ डायरेक्ट एलएमएस पे होंगे, सही है। ऑन स्पॉट आपको करने होंगे जिस तरीके से आप करते हो एलएमएस पे, ठीक है। वही आपके पास शो हो रहे होंगे। उसके बाद आपके पास थ्योरेटिकल पेपर आएगा, मतलब सब्जेक्टिव पेपर आएगा बेसिकली। सब्जेक्टिव पेपर में जो है वो आपके न्यूमेरिकल्स भी शामिल हो सकते हैं, आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी शामिल हो सकते हैं, और अगर कोई रीजनिंग क्वेश्चन बना तो वो भी शामिल हो सकता है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा उसमें आपके पास 15 एमसीक्यूज होंगे, जिसके लिए आपको 25 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर में आपके पास न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे जो कि आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। समझ में आई यहाँ तक की बात? बहुत सारे मैसेज आए हैं जी। उस्मान बोलिए। एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल नहीं होंगे बेटा। मिस मेरा एक क्वेश्चन था, आवाज़ आ रही है? जी जी हेलो। बिल्कुल, जी जी बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा इसके अंदर न्यूमेरिकल ज़्यादा होंगे या फिर ये थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा होगा, मतलब सेंसर्स का इंट्रोडक्शन, वर्किंग 50 फंक्शन 50 वगैरह? सही है, 50-50 मिक्स पार्ट होगा, ठीक है। अगर जैसे 5 ठीक है। सवाल हैं तो हो सकता है 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हों, 2 उस तरीके से हों थ्योरेटिकल हों, ठीक है। और अगर 4 सवाल हैं तो 2, मतलब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सही है। लेकिन जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं जिसमें से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, जैसे मैंने तुम लोगों को स्ट्रेन गेज में से न्यूमेरिकल का एक क्विज भी लिया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज है, स्ट्रेन गेज है, ठीक है। या जब मैं अभी एलवीडीटी पढ़ाऊंगी उसमें देखना कि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, या शुरू में जो मैंने एरर्स वगैरह का टॉपिक पर पढ़ाए थे, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आप उसमें असाइनमेंट भी कर चुके हो, क्विज भी कर चुके हो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, सही है। अब कुछ आंसर्स ऐसे हैं जिनमें से आपके पास इक्वेशंस है ही नहीं, ठीक है। लाइक अगर मैं आपके हॉल इफेक्ट सेंसर आप आज पढ़ोगे उसकी बात करो, या और भी सेंसर्स हैं जिसमें देयर इज नो इक्वेशन, तो ज़ाहिर है उसमें से फिर मैं इक्वेशन न्यूमेरिकल तो नहीं दे सकती ना, उसमें से थ्योरेटिकल पार्ट ही आ सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ही बता दें, ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं हर सेंसर का अलग अलग है ना, तो उसमें से प्रिपरेशन करें या फिर बुक में से करें जो रिकमेंडेड बुक है? देखो बुक में सेंसर्स की डेफिनेशन नहीं है, सेंसर्स नहीं है बुक में, ठीक है। बुक में इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और वरना मैं बुक से ही पढ़ा देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बुक से ही पढ़ाऊँ, लेकिन बुक में सेंसर्स नहीं है क्योंकि इसलिए मैंने इससे पढ़ा है। तो तैयारी तुम लोग चाहो तो जो मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं उसमें से करो, या इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल है, जिधर से भी चाहो वो कर सकते हो तैयारी, ठीक है। लेकिन मतलब मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया है, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक लिंक खोलते हो 10,000 तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और वो ज़्यादा टाइम टेकन भी होगा ना तुम्हारे लिए। तो जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, जितने फॉर्मूलाज, जितने कॉन्सेप्ट्स जिस हद तक पढ़ाए हैं उसको उसी तरीके से रिविजन के लिए कर लो, और तो मतलब हो जाएगा पेपर, ठीक है। ठीक है मिस, बाकी थैंक यू। न्यूमेरिकल्स का आप लोगों को आइडिया है कि मैं किस तरीके से देती हूँ, क्विज दे चुकी हूँ, तो अंदाज़ा है कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है मिस, थैंक यू। वीडियो ऑन करनी होगी, बिल्कुल हमारे वीडियो ऑन करनी होगी, अभी तक की पॉलिसी तो यही है, ठीक है। फिर भी मैं एक दफ़ा डॉक्टर समीर से कंफर्म करके आप लोगों को ग्रुप पे बता दूंगी। अभी तक के नोटिफिकेशन के लिहाज से वीडियो ऑन करनी होगी, ठीक है। लैब इस वीक होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। सर नजीब ने कहा है कि लैब लेनी है।
थ्योरेटिकल के लिए टाइम कितना होगा बिस्मा? ऑब्जेक्टिव पार्ट आप लोगों का 25 मिनट्स का होगा, उसके बाद जो है 1.5 आवर्स होंगे आपके फॉर सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। और मैं कोई सबमिशन के लिए 1 घंटा नहीं दूंगी, मैं सबमिशन के लिए मैक्सिमम जो है वो 15 मिनट या आधा घंटा एक्स्ट्रा दूंगी फॉर सबमिशन, ठीक है। मुझे पता है कोई 1 घंटा नहीं लगता सबमिशन करने के लिए, तुम लोगों को सिर्फ इमेजेस खींच के उसकी PDF ही बनानी होती है, वो बहुत क्विकली बन जाती हैं। तो उसके लिए मैक्सिमम आपको 15 मिनट से आधा घंटा मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा 1 घंटा नहीं मिलेगा फॉर सबमिशन, ठीक है। मतलब फॉर सपोज तुम्हारा पेपर मुझे टाइम स्लॉट याद नहीं है, लेकिन अगर पेपर 9 बजे शुरू हो रहा है, फिर 9 से 9 to 9:25 आपका MCQs होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास 9:30 से और 11 तक, सही है, आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, जो भी आपका पेपर थ्योरेटिकल गिवन होगा। उसके बाद मैं 15 मिनट मतलब 11:15 तक 15 मिनट आपको मजीद दे दूंगी फॉर सबमिशन, ठीक है, ताकि आपको उसकी इमेजेस लेके उसको PDF करके अपलोड कर सको, ठीक है। इन केस बच्चे वो करते हैं कि भाई LMS डाउन होता है, ठीक है। इन केस LMS डाउन होता है तो आप पैरेलल में, आप सबके पास मेरी ईमेल एड्रेस है, नहीं है तो मैं दोबारा शेयर भी कर दूंगी। इन केस LMS डाउन होता है तो आप मुझे पैरेलल में जो है वो ईमेल करोगे, ठीक है, ताकि फॉर सपोज तुम्हारी डेडलाइन है 11:15 की, ठीक है। तो 11 बजे के 15 मिनट पे अगर LMS पे अपलोड हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो एटलीस्ट तुम्हें वो मुझे ईमेल 11:15 तक मुझे ईमेल ज़रूर करना है, ठीक है। अगर तो मेरे पास वो ईमेल पे ऐसे रिकॉर्ड 11:15 आ गया और LMS पे जो है वो लेट सबमिट हो रहा है, ठीक है, मतलब वहाँ पे LMS डाउन है, नहीं चल रही है, सही लोड ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे 11:20 पे भी सबमिट हो जाएगा और मेरे पास अगर ईमेल 11:15 की आई हुई होगी तो मैं उस पर लेट मार्क नहीं करूँगी, ठीक है। वो मतलब वो प्रूव होगा कि आपने 11:15 में सबमिट करवा दिया है, ठीक है। वैसे तो LMS अब काफ़ी बेहतर चलने लगा है तो इतना डाउन होता नहीं है। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आप डेडलाइन पे तक जो है वो LMS पे अपलोड कर दोगे लाजमी तौर पे, ठीक है जी। बेटा मिड टर्म का टोटल टाइम 2 आवर्स है। और MCQs में न्यूमेरिकल नहीं होंगे, ये मैं बता चुकी हूँ। बुक में स्टार्टिंग के चैप्टर्स में सेंसर्स नहीं है, जो हमने सेंसर्स पढ़े हैं बुक में मौजूद नहीं है। बुक में मैंने शुरू के 2 चैप्टर्स तुम लोगों को पढ़ाए थे बुक से, दैट वाज अबाउट एरर्स एंड डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो वो दोनों टॉपिक बुक से इंक्लूडेड होंगे, बाकी जो सेंसर्स अलग से पढ़ाए मैं वो अलग से ही है, ठीक है। अगर कोई लेट हो जाए पेपर के लिए तो उसका पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा हमारा, ठीक है। पेपर की जो डेडलाइन है आपको उसी डेडलाइन पे हर हाल में सबमिट करना है, ठीक है। इसीलिए आपको 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ठीक है। और मैं इतना लेंथी पेपर नहीं बनाती हूँ, तुम लोगों ने लास्ट टाइम भी पेपर दिया लिखा का कि तुम लोगों का अंदाजा है कि मैं इतना लेंथी पेपर नहीं बनाती कि आपका विद इन दैट टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट ना हो पाए, ठीक है। तो हो जाएगा और उसमें तुम लोगों को फिर PDF बनाने का भी चांस मिल जाएगा, ठीक है। एक मिनट, और किसने क्या बोला है? नहीं, सबमिशन के लिए उस्मान, कोई सबमिशन के लिए 1 आवर का टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। वो बेसिकली 1 आवर में सबमिशन नहीं हो रही होती, वो पेपर एक दूसरे को पास हो रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल सबमिशन के लिए कोई 1 घंटा देने के किसी भी मूड में नहीं हूँ। 15 से 20 मिनट बहुत होते हैं इमेजेस खींच के PDF बनाने के लिए, ठीक है। बेटा ये वीडियो वाली जो भी कंफ्यूजन है, क्या नाम है आपका जिसने भी पूछा है, खैर बिस्मा, ये वीडियो कॉल वाली जो भी वीडियो ऑन करने वाली जो भी कंफ्यूजन है, अभी तक तो पॉलिसी ये है कि आपको वीडियो ऑन करनी है, ठीक है। इफ़ यू आर डूइंग इट फ्रॉम LMS, मतलब अगर आप अपना MCQs पार्ट LMS पे कर रही हैं ऑब्वियसली, जो कि आपको करना है, तो आप वीडियो बेशक सेलफोन से ऑन रखें, ठीक है। तो इस तरीके से आप
मैनेज कर लें, ठीक है। फिर भी वीडियो वाली बात, क्योंकि जो गाइडलाइन आई है फिलहाल उसमें वीडियो वाली बात अभी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैं डॉक्टर समीर से फिर भी एक बार कंफर्म कर लेती हूँ कि आदर ये पॉलिसी भी रखनी है या नहीं रखनी। एग्जैक्टली मैं भी यही कह रही हूँ, जो सर समीर ने गाइडलाइंस भेजी हैं जो डिपार्टमेंट की तरफ से आई हैं, आपके रजिस्ट्रार की तरफ से आई हैं, उसमें वीडियो वाली बात मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्होंने स्पेशली मैसेज किया था, जो ये मैसेज मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड किया था, उसमें लिखा था कि वीडियो ऑन करनी है। दैट्स व्हाई इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं कंफर्म कर लूँगी दोबारा डॉक्टर समीर से कि ऐसा कुछ है तो नहीं, ठीक है। अगर वीडियो ऑन रखनी होगी तब भी मुझे वो बता देंगे, नहीं रखनी होगी तब भी मुझे बता देंगे, ठीक है। और कोई मसाइल यहाँ तक? ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। अगेन मैं दोबारा बता रही हूँ कि आपको जितने टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं सब मिड टर्म के लिए इंक्लूडेड हैं, जितने सेंसेस पढ़े हैं, जितने जो है वो बुक में से चैप्टर्स पढ़े हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए पेपर का पार्ट है, ठीक है। उसमें से कहीं से भी कुछ भी मैं पूछ सकती हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं आज के अपने टॉपिक पे। ओके, आज से जो हमारा टॉपिक है दैट इज हॉल इफेक्ट सेंसर, ठीक है। हॉल इफेक्ट सेंसर क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है, ये चीज़ हम इस लेक्चर में देख लेते हैं। आसान सा सेंसर है, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हॉल इफेक्ट सेंसर क्या होता है? बेसिकली हॉल इफेक्ट सेंसर यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। हॉल इफेक्ट सेंसर जो बेसिकली इसका फिनोमेना होता है, जिस वर्किंग प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा होता है, ये बेसिकली काम कर रहा होता है आपके किसके लिए? ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। 1879 में ये जो है वो डिस्कवर किया गया, ठीक है। और एडविन हॉल एक साइंटिस्ट था जिसने ये डिस्कवर किया था, और इसी के नाम पे ये फिर हॉल इफेक्ट सेंसर इसके नाम पे रख दिया गया, जो कि मतलब इसने डिस्कवर किया था, क्योंकि इसने ये फिनोमेना डिस्कवर किया था तो इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। अच्छा, हॉल इफेक्ट सेंसर हम बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम एज अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी यूज़ कर रहे होते हैं कई जगहों पे, इसको हम कई जगहों पे एज अ जो है वो प्रेशर सेंसर भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इसके आउटपुट से हम मुख्तलिफ मज़ीद आउटपुट्स जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने ये कहा कि ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करता है, लेकिन इन फॉर्म ऑफ वोल्टेजेस हमें आउटपुट दे रहा होता है, ठीक है। मतलब काम अभी आगे मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाऊंगी तो समझ में आएगा। वैसे ये काम किस तरीके से करता है कि भाई अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, चाहिए मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो मेरे आउटपुट पे मेरे पास क्या आने लगेंगे? मेरे पास आउटपुट पे वोल्टेजेस आने लगेंगे। दैट इज द सिम्टम्स के इनपुट पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ठीक है। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है जिसके थ्रू इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। किया क्या है कि हमने एक थिन कंडक्टिव प्लेट ले ली, ठीक है। एक ग्रे कलर की जो दिख रही है आपको, सही है। ये हमने एक थिन कंडक्टिव प्लेट ले ली और हमने उस प्लेट के साथ क्या किया? हमने इस प्लेट के साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। क्योंकि ये कंडक्टिव प्लेट है, सही है, एज अ कंडक्टर बिहेव करिए, क्या होगा? करंट आपका इसके अंदर से फ्लो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको एक बैटरी से कनेक्ट करोगे तो आपके पास करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। करंट फ्लो होगा तो आपके चार्जेस किस फॉर्म में फ्लो हो रहे होंगे? चार्जेस इन अ स्ट्रेट लाइन आपके पास फ्लो हो रहे होंगे, सही है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया हुआ है कि आपके पास एज ए स्ट्रेट लाइन ये नेगेटिव चार्जेस फ्लो होने लगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अगर हम क्या करें, अगर हम अपने इस कंडक्टर के करीब, ठीक है, अगर हम इस कंडक्टर के करीब एक क्या ले आए? एक मैग्नेट ले आए, ठीक है।
जैसे कि इधर है, ठीक है। अब मैग्नेट ले आए तो इस मैग्नेट की वजह से क्या होगा, इस मैग्नेट की वजह से ये होगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स और जो आपके होल्स होंगे ना वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब क्योंकि मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब क्या होगा, आपके पास सारे जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो एक तरफ जमा हो जाएंगे और जो आपके पास नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक जगह जमा हो जाएंगे ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक जगह जमा हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, एक जगह जमा हो गया तो देखो यहाँ पे ये रेड से जो डिनोट किए हुए ये क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। और ये जो ब्लू से रिप्रेजेंट किए हुए ये क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। अब जब मेरे पास एक जगह नेगेटिव चार्जेस और दूसरी जगह पॉजिटिव चार्जेस जमा हो गए तो अब मैं अगर यहाँ पे मल्टीमीटर लगाऊं बिटवीन दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज थे, इन दोनों एरिया के बीच में मैं अपना मल्टीमीटर लगाऊं तो मुझे क्या होगा, मुझे एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलने लगेगा, ठीक है। भाई यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, मैं मेजर करूंगी, मुझे आउटपुट पे कोई ना कोई वोल्टेजेस मिलने लगेंगे, कोई पोटेंशियल डिफरेंस मिलने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमने यहाँ पे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आई, इसने क्या किया, इसने पॉजिटिव चार्जेस को एक जगह और नेगेटिव चार्जेस को एक जगह जमा कर दिया। इसकी वजह से आपके पास क्या हुआ कि आपके पास आउटपुट पे, अब जब मैं यहाँ पे मल्टीमीटर कनेक्ट करूँगी तो मेरे पास आउटपुट पे वोल्टेजेस मिलने लगेंगे ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर मैं ये मैग्नेट हटा दूँ तो क्या होगा, चार्ज पे स्ट्रेट लाइन में फ्लो करने लगेंगे, मुझे कोई भी इस डायरेक्शन में मुझे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस फिनोमेना पे आपके पास ये काम करने लगेगा। अगर मल्टीमीटर पे यहाँ पे वोल्टेजेस आ रहे हैं, दिस मीन्स के हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो मैग्नेट की वजह से जो चार्जेस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं लॉरेंट्ज इफेक्ट, ठीक है। लॉरेंट्ज फोर्स होती है बेसिकली, जिसकी वजह से आपके पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कहानी लिखी हुई है, इसी को मैं एक दफ़ा पढ़ के सुना देती हूँ कि किस तरीके से आपके पास ये काम कर रहा होता है, ठीक है। Here is the experiment that explain the Hall effect if we have thin conductive plate, अगर हमारे पास thin conductive plate हो and we set current to flow it, the charge carriers would flow in the straight line from one to the other side of the plate. चार्ज क्या करेंगे, एक साइड से दूसरी साइड तक स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है। Now if we bring some magnetic field near the plate, we would disturb the straight line flow of the charge carriers due to the force called लॉरेंट फोर्स। तो अगर हम इसके करीब जो है वो मैग्नेट ले आए, मैग्नेटिक फील्ड ले आए, तो वो चार्जेस को क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा ड्यू टू द लॉरेंट फोर्स, सही। इन सच अ केस द इलेक्ट्रॉन्स वुड डिफ्लेक्ट टू द वन साइड, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और होल्स आपके पास एक तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। दिस मीन्स इफ वी पुट अ मीटर नाउ बिटवीन द other two sides we will get some voltages which can be measured, ठीक है। इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच में कुछ मल्टीमीटर रखूं तो मेरे पास आउटपुट पे कुछ वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस आ रही, मतलब कोई आउटपुट पे कुछ वोल्टेजेस आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जो ये वोल्टेजेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते, ये इन मिली वोल्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जो वोल्टेजेस होते हैं इसकी जो है वो आपके पास कुछ जो है वो आउटपुट पे ज़्यादा वोल्टेजेस नहीं आ रहे होते, ये कुछ माइक्रो वोल्ट्स में आउटपुट में वोल्टेजेस आ रहे होते हैं। माइक्रो वोल्ट्स मतलब बहुत ही कम आउटपुट पे वोल्टेजेस जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इस माइक्रो वोल्ट्स को फिर मेजर करने के लिए, रीड करने के लिए, इसकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, इसको यूजफुल बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने एक हाई गेन एम्पलीफायर इसके आगे लगा दिया, ठीक है। अब ये एम्पलीफायर क्या करेगा, जो भी आउटपुट आ रहा होगा माइक्रो वोल्टेज में, ठीक है, वो उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, वोल्टेजेस में खाली, ठीक है।
तो इस तरीके से हाई गेन एम्पलीफायर इसमें लगना ज़रूरी होता है, वरना आपके पास सेंसर का डायरेक्ट आउटपुट जो है वो इतना रीडेबल नहीं होता, वो माइक्रो वोल्ट्स में होता है। ठीक है, तो इस केस में ये आपके पास क्या करेगा, आपके पास सिंपल सा सर्किट है, एज यू कैन सी है। हमने क्या लगाया हुआ है, एक वोल्टेज रेगुलेटर लगाया हुआ है जो इसकी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने एक हॉल इफेक्ट सेंसर लगाया हुआ है। इसका आउटपुट देखो आपके पास किस फॉर्म में आ रहा है, माइक्रो वोल्ट्स में आ रहा है। उसके बाद हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है एक हाई गेन एम्पलीफायर से। हाई गेन एम्पलीफायर आपके पास आउटपुट वोल्टेजेस दे रहा होगा। ठीक है, अच्छा, दिस इज द एनालॉग फॉर्म ऑफ योर सेंसर। ठीक है, ये उसकी क्या है, ये एनालॉग फॉर्म है, और ये एनालॉग फॉर्म मतलब ये आउटपुट पे जो है वो आपके पास एनालॉग आउटपुट दे रहा है, एनालॉग वोल्टेजेस दे रहा है। ठीक है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड है और वोल्टेजेस कम होंगे ज़्यादा होंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगी तो आपके पास ये वोल्टेजेस किस पे डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और आपके पास अल्टीमेटली जो इसका आउटपुट आ रहा है, दिस आउटपुट इज एनालॉग इन फॉर्म। सही है, अच्छा, फिर आप क्या करते हो, फिर आप इसमें दूसरी टाइप भी होती है। दूसरी टाइप क्या होती है कि आप इसको डिजिटल आउटपुट के फॉर्म में भी ले सकते हो। डिजिटल आउटपुट के फॉर्म में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसके आगे एक श्मिट ट्रिगर लगाना पड़ता है। ठीक है, ये क्या कर रहा होता है, ये दो थ्रेशोल्ड लेवल सेट कर देता है। थ्रेशोल्ड लेवल के हिसाब से ये कहता है कि भाई इससे इस लेवल से ऊपर का जो आउटपुट होगा वो हाई होगा, और इस लेवल के नीचे का जो आउटपुट होगा वो लो होगा। ठीक है, फॉर सपोज इसको मैं अगर आसान में समझाऊँ, मैं ये कह रही हूँ कि भाई मैंने लेवल सेट कर दिया। मैंने कहा कि अगर मेरे पास 0.5 थ्रेशोल्ड है, ठीक है, 0.5 से अगर ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, आउटपुट 1 है, और 0.5 से अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब आउटपुट 0 है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड लेवल हम सेट कर देते हैं बीच में कहीं पे, यहाँ पे। ठीक है, और उसके हिसाब से हम कहते हैं कि भाई अगर उससे ऊपर है वोल्टेज तो हाई है, उससे नीचे है तो लो है। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको क्या कर रहे होते हैं, डिजिटलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये थ्रेशोल्ड सेटिंग का काम आपके पास यहाँ पे क्या करता है, श्मिट ट्रिगर आपका ये काम करता है कि इसके एनालॉग आउटपुट को डिजिटलाइज कर देता है, डिजिटल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा जी, ये हॉल इफेक्ट सेंसर बहुत सारी जगहों पे यूज किया जाता है। सही है, ओके, अच्छा, ये हॉल इफेक्ट सेंसर बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है। इसको अगेन मैंने कहा कि हम एज अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, हम ऐसा करंट सेंसर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन क्या क्या है, व्हेन कंबाइंड विद द थ्रेशोल्ड डिटेक्शन दे एक्ट एज अ स्विच। जब हम इसको श्मिट ट्रिगर लगा देते हैं और थ्रेशोल्ड डिटेक्शन के लिए वो करते हैं तो इट कैन एक्ट एज अ स्विच। ठीक है, मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो हाई आउटपुट आएगा, तो जाहिर है आउटपुट पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, और जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी तो आपके पास लो आउटपुट आएगा, तो इसका मतलब ऑफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये एज अ स्विच भी बिहेव करते हैं। इसको ऑन ऑफ करके इसको एज अ स्विच भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, these are used in ultra high reliability applications such as कीबोर्ड में यूज होता है। ठीक है, हॉल इफेक्ट सेंसर्स आर यूज्ड टू टाइम द स्पीड ऑफ द व्हील एंड शाफ्ट। ठीक है, these are used to detect position of permanent magnet in brushless electric DC motor। ब्रशलेस इलेक्ट्रिक डीसी मोटर में जो है वो परमानेंट मैग्नेट की पोजीशन डिटेक्ट करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। हॉल इफेक्ट सेंसर्स आर एम्बेडेड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस अलोंग विद द लीनियर ट्रांसड्यूसर। ये लीनियर ट्रांसड्यूसर के साथ भी यूज़ होता है। सेंसिंग द प्रेशर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मैग्नेटिक फील्ड का प्रेशर सेंस करने के लिए भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज इन स्मार्टफोन टू चेक द वेदर द फ्लिप कवर एक्सेसरीज इज क्लोज। ठीक है, फॉर कॉन्टेक्टलेस मेजर ऑफ डीसी करंट इन करंट
करंट ट्रांसफार्मर, हॉल इफेक्ट सेंसर, उसके लिए भी यूज होता है, ठीक है। अच्छा जी, दिस इज यूज्ड एज अ सेंसर टू डिटेक्ट द फ्यूल लेवल इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल लेवल को डिटेक्ट करने के लिए भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स को यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, व्हाट इज द रीजन। इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया? उसमें किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ मूव करती हूँ। वर्किंग प्रिंसिपल में कोई सवाल? किस तरह से काम कर रहा है, कैसे आउटपुट जनरेट कर रहा है, समझ आई? ओके 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 ओके। अच्छा जी, फिर बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, ठीक है। एडवांटेजेस इसके क्या हो सकते हैं? एडवांटेजेस इसके हैं भाई, सच अ switch costless than a mechanical switch and is much reliable, ठीक है। ये मतलब इसकी कॉस्ट कम होगी और ये ज़्यादा रिलायबल होगा। इट कैन बी ऑपरेटेड एट हाई फ्रिक्वेंसी देन अ मैकेनिकल स्विच। मैकेनिकल स्विच के अलावा ये हाई फ्रिक्वेंसीज पे भी काम कर सकता है, बेटर देन मतलब मैकेनिकल स्विच। इट डज नॉट सफर फ्रॉम द कॉन्टैक्ट बाउंस बिकॉज द सॉलिड स्टेट switch with the hysteresis is used rather than the mechanical contact। क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं है तो हिस्टेरेसिस का मसला, जो बाउंस का मसला आता है, वो भी नहीं आएगा। इट इज नॉट इफेक्टेड बाय एनवायरमेंट contaminant since the sensor is sealed package, therefore it can be used under severe condition, ठीक है। इन्वायरमेंट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि ये सेंसर सील्ड होता है, ठीक है, और हम इसको सिवियर कंडीशंस में भी यूज कर सकते हैं। हॉल इफेक्ट सेंसर डिसएडवांटेजेस क्या है? हॉल इफेक्ट सेंसर प्रोवाइड मच लोअर मेजरिंग एक्यूरेसी देन फ्लेक्स गेट मैग्नेटोमीटर एंड मैग्नेटो रेजिस्टेंस बेस्ड सेंसर। हॉल इफेक्ट सेंसर ड्रिफ्ट सिग्निफिकेंट रिक्वायर्ड। हॉल इफेक्ट सेंसर से मतलब डिसएडवांटेज क्या है कि इसका इतना एक्यूरेट आउटपुट नहीं होता, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करने के लिए और भी मेथड्स हैं, और भी सेंसर्स हैं, मैग्नेटोमीटर्स है जो कि यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इतना एक्यूरेट आउटपुट नहीं होता है, इसलिए इसको इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज़, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि एक तो इसके आउटपुट वोल्टेजेस बहुत माइक्रो वोल्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली हमें उसके साथ फिर एम्पलीफायर लगाना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपके पास इससे ज़्यादा एक्यूरेट आउटपुट देने के मेथड्स मौजूद हैं टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड, टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया था आपका किसका? ये पूरा वर्किंग क्राइटेरिया था आपका हॉल इफेक्ट सेंसर का, जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। सही है, सिंपल है। ये जो है वो एक्सपेरिमेंट हम उसमें भी कर सकते हैं, आपके लैब में भी है ये, कि हम किस तरीके से हॉल इफेक्ट सेंसर को यूज़ करके और हम आउटपुट पे वोल्टेजेस जनरेट करवाते हैं। ज़ाहिर है जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती रही, ये 1879 में डिस्कवर हुआ था। ज़ाहिर है जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती रही, चीज़ें मॉडिफाई होती गई, सेंसर मॉडिफाई होते गए, और जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने लगी, ठीक है। मतलब बेहतर, एक सेंसर से दूसरा सेंसर बेहतर आने लगा। अब जैसे आपने टेम्परेचर सेंसर देखा था, टेम्परेचर सेंसर में सिर्फ टेम्परेचर में को सेंस करने के लिए हमारे पास इतने सारे सेंसर्स मौजूद थे, ठीक है। तो ज़ाहिर है किसी के कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से एक सही था, कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से दूसरा वाला सही था। तो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि किस कंडीशन में हमें कौन सा सेंसर यूज़ करना होता है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्शन के लिए भी मल्टीपल सेंसर्स यूज़ होते हैं, जो है वो अलग अलग सिचुएशन के लिहाज से अलग अलग सेंसर्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्लियर है क्लास? तो इसमें कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं है इस सेंसर में, ठीक है। दिस इज प्योरली थ्योरेटिकल, कि आपके पास इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल सवाल आ सकता है इसमें से, इस टॉपिक में से,
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जिसका मैं सेशन अपलोड करूँगी, ठीक है, एक टॉपिक है जो आपको खुद करना है, दैट इज़ वेलोसिटी एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, एक टॉपिक है जो मैं आपको इंशाल्लाह ताला आज रात तक उसकी वीडियो अपलोड करूँगी, दैट इज़ LVDT। ठीक है, LVDT किस तरीके से काम करता है उसको देखना लेक्चर में। वैसे तो मैं समझा दूँगी, पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन फिर भी कोई चीज़ ना समझ में ना आए रिकॉर्डेड सेशन में तो मुझसे पूछ लेना, डिस्कस कर लेना। ठीक है, LVDT हॉल इफेक्ट सेंसर एंड वेलोसिटी एंड कंसंट्रेशन सेंसर विल बी द पार्ट ऑफ योर मिड टर्म एग्जाम। क्लियर है? अब यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो। इट शुड बी देयर इज नो लिमिटेशन। ठीक है, आप उसे हैंड रिटन भी बना सकते हैं और आप वर्ड फॉर्म बना दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, असद मैं शेयर कर देती हूँ। अनव, ठीक है बेटा, ओके। अच्छा जी, इस सारी चीज़ों को टॉपिक्स को रिवाइज करना, किसी भी टॉपिक के हवाले से कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना चाहिए। और अच्छा सा पेपर करना। वीडियो वाली बात मैं अभी कंफर्म करके बता सकती हूँ, देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। संडे को इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। संडे को आपको मुझे 4 लैब सबमिट करवानी है और मैंने चेक करनी है, तो डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट दैट लैब्स। ठीक है, इंशाल्लाह ताला बेटा 6 और 7 और मेरे ख्याल से 12 और 13 यही नंबर था। ठीक है, तो ये सारी लैब्स कंप्लीट करनी है। कोई जूम हैंग नहीं होगा बेटा, आप फिक्र ना करें, बिल्कुल फिक्र ना करें आप। चले, इफ कोई मजीद परेशानी नहीं है तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए फी अमान अल्लाह। होपफुली आप सबने अटेंडेंस लगा दी होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।